और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए एक क्लिक में जनवरी महीने की पेंशन राशि सीधे पात्रों के बैंक खातों में भेजी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया है कि सरकार का लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन देना है, ताकि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके। वहीं कानपुर का जिक्र करेंगे, जहां निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से हिंदी खबर के लक्सर संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान कानपुर के विधायक ने मोहम्मद दीपक मामले को लेकर कहा है कि कुछ लोग सिर्फ धर्म के नाम पर सस्ती राजनीति कर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। कानपुर विधायक उमेश कुमार हमारे साथ है, बात कर लेते हैं। मोहम्मद दीपक वाला मसला गरमा रहा है और खासकर सुर्खियां बटोर रहा है। अब सियासी हलचल कितनी है और उसे लेकर के क्या थीम है, इन्होंने भी एक पोस्ट किया था और उस पर अपनी पोस्ट पर अभी अड़िग हैं। बात कर लेते हैं विधायक जी, जिस तरह से मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, ये मसला शुरू हुआ एक छोटे से विवाद को लेकर के और सियासी गलियारों में हलचल मच गई। आपने पोस्ट किया, आप फिर उसके बाद आपने स्टेटमेंट भी दिया, अभी अड़िग हैं। क्या है, आप क्या सोचते हैं? आप ये बताइए कि कुछ समय पहले, 2 दशक पहले, 1.5 दशक पहले हर ट्रेन में, हर बस में, हर स्कूल में, हर किताब पे लिखा होता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। या तो हमारे पूर्वज मूर्ख थे या उन्हें जानकारी नहीं थी। ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि आप हरिद्वार जैसे जनपद में राजनीति कर रहे हैं और अभी 2027 में आपको इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके सपोर्टर जो हैं, यानी कि आपके जो वोटर हैं, वो हिंदू मुस्लिम दोनों, और ये मसला कहीं ना कहीं अब इस बात पर टिक गया, यानी राजनीति रंग ले चुका है। देखो यार, ऐसा है, जिस दिन राजनीति वोट बैंक की करनी पड़ेगी ना, उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। दिल से राजनीति करते हैं, जो दिल और दिमाग को सही लगता है वो राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति नहीं करते। जिसको बुरा लगता हो लगे। हम उस दिन तक, मैं हमेशा कहता हूँ, राजनीति से मेरा घर नहीं चलता, मेरा परिवार नहीं पलता। राजनीति जिस दिन तक मेरे दिल को, मेरे दिमाग को संतुष्टि रहेगी कि मैं ठीक चल रहा हूँ, उस दिन तक करूँगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे दबाव की राजनीति करनी पड़ रही है, धर्म की राजनीति करनी पड़ रही है, बिरादरी की करनी पड़ रही है, छोड़ देंगे, अपने घर चले जाएंगे। चलिए, उमेश कुमार जी कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति नहीं करते हैं और नहीं दबाव की राजनीति करते हैं। जब ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें सर पर गुजर रही हैं, तो वो राजनीति छोड़ देंगे। आने वाले समय में कितना इफेक्ट हो पाता इनके स्टेटमेंट, इनके बयान का, इनकी पोस्ट का, देखने वाली बात है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, अक्सर। साथ ही मुनी की रेती नगर पालिका अध्यक्ष नीलम बिजलवाण ने टेंडर प्रक्रिया में मनमानी करने के आरोपों को खारिज कर दिया है। पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि आरोप लगाने वाले सबूतों के साथ आरोप साबित करते हैं तो वो उसी दिन पालिका अध्यक्ष की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगी। नीलम की तरफ से यह भी कहा गया कि आरोप साबित नहीं हुए तो वो कोर्ट की शरण में जाकर आरोप लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करवाएंगी। सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, मेरे हिसाब से, जिससे मैं कोसों दूर हूँ। मेरे ऊपर एक स्वघोषित समाज सेवी ने एक आरोप लगाया है कि मैंने 11 लाख रुपए मेला कराने के लिए किसी ठेकेदार से रिश्वत ली है, रिश्वत बोलेंगे या कमीशन ली है। तो इससे मुझे पत्रकार वार्ता करनी पड़ी, वरना मैं कभी इनके सवालों के जवाब नहीं देती ना। मैं उचित समझती, मैं समझती नहीं हूँ कि ये जवाब देने लायक है, क्योंकि फिर भी इनका सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन हमने कभी इनका जवाब नहीं दिया। और मैंने अपने लोगों को भी, इवन अपने लोगों को ही बोला हुआ कि किसी को मुंह लगने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन पहले भी इन्होंने, वो मामला कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ काम नहीं होता है शायद, वो ऐसे मामले उठाते हैं। वहीं लोहाघाट के रामलीला मैदान में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र के अलावा दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भी पहुंचे। लोगों ने चंपावत जीएम मनीष कुमार के सामने अपनी समस्याओं को प्रमुखता के साथ रखा और समाधान की मांग की है। जिलाधिकारी के द्वारा सभी ग्रामीणों की समस्याओं को काफी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है, ये 17 दिसंबर से कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद इसको 20 तारीख तक और जो है बढ़ाया गया है मौजूदा सुविधा में। और निर्देश ये है कि जैसे कोई नया पंचायतों के लिए किया है, वहाँ जा करके नागरिकों के बीच में उनसे उनका जो मांग है, जो शिकायतें हैं, जो अपेक्षाएँ हैं, उसको समझने का। अब वो शहरी क्षेत्रों में भी लगातार लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से
एक भारतीय जनता पार्टी का संदेश है कि प्रत्येक छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसी को देखते हुए आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर एक बृहद रूप से जन जन के सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हैं। में बुकिंग कलर के पद से जनवरी 23 में रिटायर हो चुका हूँ। उसके बाद 3 साल से अधिक समय हो गया, मेरा भुगतान नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पेंशन भी नहीं मिलती है, जिससे इसलिए मैं आर्थिक परेशानी से जूझ रहा हूँ। मैं कई बार विभागीय अधिकारियों को पत्राचार कर चुका हूँ, मुझे भुगतान किया जाए, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज नगर पालिका लोहारहाट द्वारा रामला मंच में डीएम साहब आए और उन्होंने सभी विभागों को यहाँ बुलाया और मेरे भी वार्ड में, मैं बजरंगबली वार्ड में रहता हूँ, उसकी भी कुछ समस्याएं थी जल संस्थान को लेकर और बिजली विभाग को लेकर। तो डीएम साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने तुरंत कहा कि 1 हफ्ते में वो समस्या का समाधान हो जाएगा करेगा। हल्द्वानी के गोलापार स्थित टंचरिंग ग्राउंड की स्थिति अब चिंताजनक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रोजाना यहां पर करीब 250 मीट्रिक टन कूड़ा डंप किया जा रहा है, जिससे वैज्ञानिक निस्तारण में नगर निगम का करोड़ों रुपया भी खर्च हो रहा है। नगर निगम हल्द्वानी का खुद का व्यय जहां 9 करोड़ है, तो वहीं अन्य निकायों और संस्थाओं पर भी करीब 5 करोड़ का बकाया है। नैनीताल, भीमताल, लालकुआ और जिला पंचायत जैसी संस्थाएं अपना कूड़ा तो यहां डाल ही रही हैं, लेकिन निस्तारण शुल्क देने में हाथ पीछे खींच रही हैं। अकेले नगर पालिका नैनीताल पर ही 2.25 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है। नगर निगम हल्द्वानी ने अब इन संस्थाओं को चेतावनी भरा अनुरोध भेजा है कि वो जल्द से जल्द बकाया धनराशि जमा करें, ताकि शहर को कूड़े के पहाड़ और गंदगी से बचाया जा सके। जो हमारा टंचिंग ग्राउंड है हल्द्वानी का, इसमें लगभग 150 एमटी कूड़ा हल्द्वानी नगर निगम का आता है और साथ ही लगभग 100 एमटी के आसपास का कूड़ा विभिन्न निकायों का और विभिन्न संस्थानों का इसमें आता है। क्योंकि कूड़ा का व्यवस्थापन करने में, इसका प्रबंधन करने में, इसको सिस्टमेटिक ढंग से रखने में और इसकी प्रोसेसिंग करने में चार्जेस लगते हैं और उसी की डिमांड हमारे द्वारा सभी निकायों को और उन संस्थाओं को दी गई है। वहीं जसपुर में आगामी कावड़ यात्रा और त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमन कमेटी की बड़ी बैठक का आयोजन किया है। ऐसे में एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष, व्यापार मंडल और पालिका अध्यक्ष समेत नगर के गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में कावड़ यात्रा के दौरान रूट डायवर्जन, निर्बाध बिजली, पेयजल और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर विस्तृत रणनीति तैयार की गई है। स्थानीय नागरिकों ने शहर में लकड़ी मंडी और मस्जिद रोड पर होने वाली अवैध पार्किंग का मुद्दा भी प्रमुखता के साथ उठाया। उत्तराखंड के लक्सर से भ्रष्टाचार की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पशुपालन विभाग में फर्जी वैक्सीनेशन के माध्यम से लाखों के घोटाले का आरोप लगा है। दरअसल मामला भूरना गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एडवोकेट विनीत कुमार की शिकायत पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कड़ा संज्ञान लिया है। साथ ही मंत्री के निर्देश पर विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर भूपेंद्र जलपाई खुद लक्सर पहुंचे और मामले की गहन पड़ताल शुरू कर दी है। अब आरोप यह है कि पशु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कागजों पर फर्जी टीकाकरण दिखाकर सरकारी धन का बंडर पाठ कर दिया है। जांच टीम ने शिकायतकर्ताओं के बयान पर दर्ज कर लिए हैं और वैक्सीनेशन से जुड़े तमाम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। उसमें 78 नाम ऐसे हैं जो मेरे गांव में निवासी नहीं करते और ना ही हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई वैक्सीनेशन किया गया है। सब फर्जीवाड़ा किया गया है, सब फर्जी नाम दिए गए हैं। एक एक नाम पर अलग अलग फ़ोन नंबर एक ही प्रकार के दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिसमें भुरना गांव है, यहाँ पे वहाँ पर जो पशु में हमारा टीकाकरण होता है खुरपका मुहपका रोग के खिलाफ, उसका जो 6वां चरण चला था 2025 में, मार्च से लेके सितंबर तक, उसमें भुरना गांव में टीके लगे नहीं है। साथ ही उत्तराखंड के चंपावत जिले में आशा हेल्थ वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने आगामी 12 फरवरी को प्रस्तावित अखिल भारतीय आम हड़ताल में पूरी ताकत के साथ शामिल होने का ऐलान किया है। यूनियन की जिला अध्यक्ष सरस्वती पुनेठा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि रात दिन सेवा देने वाली आशाओं के साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनकी मुख्य मांग ये है कि आशा वर्कर्स को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन 35,000 रुपए तय किया जाए।
भैया अनिश्चित काल की हड़ताल के लिए जा रही हैं, क्योंकि जब सरकार ने आसाओं को 2006 से रखा था तब से एक मजदूर को भी भैया 600 रुपये रोज की मजदूरी मिलती है। हम उस लायक भी नहीं है। हमें हमारे पति बीमार है, बच्चों को हमारे पालने में परेशानी हो रही है। जब सरकार के पास आसाओं को देने के लिए पैसा ही नहीं है तो ये आशा प्रोग्राम सरकार ने बंद कर देना चाहिए, इससे हम जो कोई मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर सकें। हमारी तो मेन मांग ये है कि हमें मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मानदेय हमें 35,000 रुपया दिया जाए महीने का, क्योंकि हमारा काम इतना ज़्यादा है कि सरकार हमको देख नहीं रही है और हमारा शोषण हो रहा है। तो आशाओं का शोषण न किया जाए। आशाओं को काम के जितना काम करती हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जहां उधम सिंह नगर के पंतनगर में केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान यानी कि सीमैप के जरिए आयोजित किसान मेले में खेती की नई तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। इस मेले में उत्तराखंड समेत पड़ोसी राज्यों के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि कैसे वो पारंपरिक खेती के साथ साथ गुलाब जल और अगरबत्ती बनाने जैसे कामों से अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। मेले में न केवल नई तकनीकों का प्रदर्शन हुआ, बल्कि किसानों को औषधीय पौधों की बिक्री और वैज्ञानिक परिचर्चा के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। पुरस्कार भी मिला है। आपने देखा होगा कि लगभग पिछले 60 सालों से ये लेबोरेटरी काम कर रही है और इसका खासतौर से उद्देश्य ये है कि जो हमारे उत्तराखंड में जितने भी हमारे औषधीय प्लांट्स हैं या उसमें सघन टाइप के हमारे जितने भी पौधे हैं उस पर खोज करना, रिसर्च करना और उससे उनको कैसे इस्तेमाल में लाना है। उत्तराखंड में वनाग्नि की चुनौती से निपटने के लिए पौड़ी जिला प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संबंधित विभागों के साथ अहम समीक्षा बैठक कर वनाग्नि रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की। डीएम ने 2 टूक निर्देश दिए हैं कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए ग्राम स्तर की समितियां और फायर वाचरों को भी तत्काल सक्रिय किया जाए। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि जंगलों में आग लगाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही प्रशासन का जोर जन सहभागिता और त्वरित सूचना तंत्र पर है, ताकि वनाग्नि से होने वाले नुकसानों का न्यूनतम किया जा सके। फॉरेस्ट फायर के संबंध में सभी डीएफओज और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे सभी के साथ में बैठक की गई और उसमें अभी तक की जो तैयारियां की जा चुकी हैं कुछ जिसमें फायर लाइंस बनाना आदि की कार्रवाई है उसकी समीक्षा की गई। साथ में जो हमारे क्रूज स्टेशन आदि स्थापित किए जाएंगे, यहाँ लगभग 260 क्रूज स्टेशन स्थापित होंगे जिसमें फायर वॉचर्स भी रखे जाएंगे और साथ में फॉरेस्ट्री स्टाफ भी वहाँ रहेगा। इन सभी चीज़ों की भी समीक्षा की गई। साथ में जो हमारे अन्य डिपार्टमेंट हैं जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है या जल संस्थान या हमारे जो डेवलपमेंट वाले विभाग हैं उन सबसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं वो भी उन्हें बताया गया और ये भी इंश्योर करने के लिए कहा गया कि कहीं भी ऐसी घटना पहले तो हो नहीं, इसके संबंध में अवेयरनेस भी किया जाए और अगर कोई घटना हो जाती है तो हमारा रिस्पांस बहुत ही प्रॉम्प्ट होना चाहिए और उसमें लोकल लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक और उसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास करें। तो इसके संबंध में सभी तैयारियां पूरी की जाए। अब खबर विकासनगर से है, जहां पर कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज में वन विभाग का संयुक्त अभ्यास कार्यक्रम हुआ। आने वाली गर्मी के सीजन में वन क्षेत्रों की आग पर काबू पाने को लेकर मॉक फायर ड्रिल की गई, जहां मॉक फायर ड्रिल में मौजूद सभी लोगों ने वनों की आग पर काबू पाने के तरीकों को बारीकी से सीखा। कार्यक्रम किया गया था वो कैस्टॉस एकेडमी है हमारी देहरादून में, उनकी तरफ से और वन विभाग की तरफ से संयुक्त एक आयोजन किया गया था जिसमें अलग अलग विभिन्न विभाग के लोग, रेवेन्यू से, एसडीआरएफ से, हमारे फॉरेस्ट से लोग आए और उनको हमने एक जो वनाग्नि काल हमारा आने वाला है उसके प्रति जागरूक किया और जितने इक्विपमेंट्स हैं हमारे या कंट्रोल सेंटर हैं हमारे या मास्टर कंट्रोल क्रूज स्टेशन है उन सब के बारे में उनको जानकारी दी गई। और चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा?
फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। काशी के घाट के अद्भुत है ठाट, जब मुंह में घुलती है मलाइयों की मिठास। लखनऊ की चाट के चटकारे कर देते वारे न्यारे। यूपी के हर जनपद के व्यंजन में है अनूठी संतुष्टि जो समेटे हुए है संस्कृति। एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी ने उत्तर प्रदेश के उत्पादों को पूरे विश्व में सम्मानजनक मंच दिया है। प्रदेश सरकार की इसी भविष्योन्मुखी सोच से अब स्वाद के क्षेत्र में नया विस्तार मिल रहा है। एक जनपद एक व्यंजन ओडीओसी। एक जनपद एक व्यंजन का शुभारंभ सिर्फ एक कार्यक्रम भर नहीं अपितु एक नए युग का प्रारंभ है। व्यंजनेषु वसति संस्कृति है, सोच है, स्वाभिमान है, संस्कार है। यही तो डबल इंजन सरकार है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने युद्ध नशों विरोध अभियान के माध्यम से नशे के खिलाफ निर्णायक और सख्त कार्रवाई कर एक मजबूत उदाहरण पेश किया है। आज पंजाब नशा मुक्त प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जे आप कोई नशा करदा तो आपके शरीर ਨੂੰ नुकसान पहुंचा रहा है, जे कोई बेचदा है तो समाज ਨੂੰ ही नुकसान पहुंचा रहा है सारे ਨੂੰ। सो नाल युद्ध नशियां विरुद्ध भी जारी रहूगा और युद्ध नशियां विरुद्ध का सब तो वधिया हल है खेड दे मैदान इत्थे लियाइए बच्चों नूं, इत्थे लिया के गेमां दा कंपीटीशन कराइए। पंजाब में 1 मार्च 2025 से 4 जनवरी 2026 तक चले युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के अंतर्गत 29,863 मामले दर्ज किए गए और 43,261 आरोपियों को कानून के शिकंजे में लिया गया। इस दौरान 1,855 किलोग्राम से अधिक हेरोइन, 403 किलोग्राम अफीम, 27,000 किलोग्राम से ज्यादा पोस्त भूसा और 624 किलोग्राम गांजा, साथ ही करोड़ों रुपए की ड्रग मनी बरामद की। जो कि साडे पिंड बहुत नशा दिखता सीगा, जब भगवंत मान सरकार आई नशा साडा पिंड मुक्त हो गया, जो कि मैं पंजाब सरकार दा ते साडी पिंड पंचायत दा धन्नवाद करदा। स्पष्ट है कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए नशा मुक्त रंगला पंजाब के लक्ष्य को साकार करने में जुटी हुई है। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब बात करते हैं ऋषिकेश की, जहां बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ा प्रहार किया है। जिला टास्क फोर्स की टीम ने शहर के गीतानगर और काले की ढाल क्षेत्र में औचक छापेमार कार्रवाई कर 2 दुकानों से 11 और 13 साल के बच्चों को रेस्क्यू किया है। सरकारी सख्त हिदायतों के बावजूद भी ये बच्चे फर्नीचर और टायर सर्विस की दुकानों पर काम करने को मजबूर थे। राज्य समन्वय अधिकारी सुरेश उनियाल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई गई और उनके खिलाफ कोतवाली पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है। रेस्क्यू किए गए दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति देहरादून भेजा गया। हम लोग जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, स्पेशली जो हमारे NCPCR की नोटिफिकेशंस भी है इस संदर्भ में। और यहाँ पे माननीय दीपक कुमार जी हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऋषिकेश, तो उनके लीडरशिप में आज जो है बाल श्रमिकों के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया गया जिला टास्क फोर्स के द्वारा। और इस बीच हमने पूरे ऋषिकेश गुमानी वाला काफ़ी सर्च किए बच्चे, तो हमको 2 बच्चे मिले और एक बच्चा जो है वैष्णवी सोफा फर्नीचर की दुकान है गीतानगर में, एक बच्चा वहां से मिला और एक बच्चा कालिका ढाल पे पंचर की दुकान पे मिला, गौरव।
साथ ही उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में शराब के साथ एक संदिग्ध रासायनिक तरल के सेवन के बाद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें और संदिग्ध तरल पदार्थ जब्त की है, जहां शुरुआती जांच में ये तथ्य सामने आया है कि मृतक और घायलों के पास गाड़ी में एक बोतल में संदिग्ध रासायनिक तरल था, जिसे उन्होंने पानी समझकर शराब में मिलाकर पी लिया था। हम लोग शाम को सभी लोग आए हैं। जिस तरह से ये वाक़या दिख रहा है कि गाड़ी में इन्होंने जो गिलास और इनका सारी चीज़ें दिख रही हैं, उससे वहाँ पर एक खाली बोतल भी मिली है और जिसमें अजीब सी स्मेल आ रही है। तो वही एक जांच का विषय है कि उस बोतल में पानी जहाँ से भी आया, वो पानी कहाँ से आया, कैसे आया, वो जांच का विषय। और इसमें पुलिस को उसका जांच करनी चाहिए। जो है एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 व्यक्तियों को हॉस्पिटल लाया गया है जो शराब का सेवन कर रहे थे और उनकी तबीयत अत्यधिक खराब हो गई है। यह सूचना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची तो यहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु होना पाया गया। उसके अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को हायर सेंटर रेफर किया गया था। इसके पश्चात पुलिस जो घटनास्थल है वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर शराब की खाली बोतल और एक प्लास्टिक की खाली बोतल मिली है, जिसमें से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित EVCL क्रिकेट लीग के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ TC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। क्रिकेट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी विकास ढाका को काठगोदाम पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। आरोपी ने टीम मालिकों से कुल 32 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसमें पूर्व विधायक नारायण पाल भी 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। विकास ने इरफान पठान और हरभजन सिंह जैसे कई बड़े क्रिकेटरों के आने की भी झूठी बातें कही थी। मास स्केल में इस प्रकार की फर्जीवाड़ा किया गया। यहाँ पर लोगों को अच्छी सपने दिखाया गया कि इस शहर में जो है गोला क्रिकेट स्टेडियम में जो है बहुत बड़ी टूर्नामेंट आयोजन कराएंगे ऐसा करके। तो वहाँ पर भी व्यापक प्रचार प्रसार की गई और जो है अलग अलग दिन अलग अलग नाटक या बहाने करते हुए वो जानबूझकर वो मैचेस को पोस्टपोन करता गया। तो कुल मिला के 2 विभिन्न टीम ओनर्स, तथाकथित टीम ओनर्स जिनके मोटा पैसे गए थे, उन्होंने हमको शिकायत दिया है। नियमानुसार हमारे तत्काल मतलब BNSS का जो सुसंगत धारा है जो 420 IPC धोखाधड़ी का धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया। वहीं हल्द्वानी में विद्यार्थियों को विद्या भारती के विशेष कार्यक्रम की प्रेरणादायी फिल्म गोदान दिखाई गई है, जहां फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और गौ संस्कृति के महत्व से अवगत भी कराया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन ने गौ माता के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। देखिए, ये राष्ट्र भारत सनातन है और इस सनातन राष्ट्र में गंगा, गौ माता, गायत्री ये भी सनातन है। और सौभाग्य से हमारे समाज में लंबे समय से पिछले 100 वर्षों से इस समाज को, इस संस्कृति को, इसके इतिहास को पुनर्जीवित कर और इस भारतवर्ष को फिर से जगत गुरु बनाने के संकल्प में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगा है। एक अच्छी पिक्चर जो समाज को अच्छा संदेश देती है। आज मैं देख रहा हूँ विद्यालयों के विद्यार्थी भी आए हुए हैं और जो चीज़ें समाज को एक अच्छा संदेश देती है, समाज को एक आदर्श कुल में जिन पिक्चरों में काम होता है, निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करेंगे। ये बहुत बड़ा अच्छा कार्य हुआ है। पहली बार गौ माता के ऊपर, गौदान के ऊपर पहली बार ये फिल्म बनी है और ये फिल्म इसलिए बनी है कि अब जो बच्चे संस्कार भूलते जा रहे हैं। पहले हर घर में ये पहली रोटी जो है गौ माता के लिए निकलती थी, अब बहुत लंबे समय से वो सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। उनको पुनः जागृत करने के लिए गौ माता भी भूखी ना रहे। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।